हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। इसमें हम पर्यावरण और पर्यावरण मतलब जैसे हमारे पेड़ पौधे, नदी वगैरह, और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक ने हमें क्या क्या दिया है, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, इसका मतलब ये है। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे साझी संपदा, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, वो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधन के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन की तुलनात्मक, मैंने बताया ना पर्यावरण आंदोलन हम इसमें बारे में बताएगी। हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में पढ़ेगी। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है? वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता, पर्यावरण को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? ठीक है। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सब पढ़ लिख के ज़्यादातर क्या हो रहा है कि पेड़ कटवाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, नदियों को गंदा किया जा रहा है, वही सब है, वही सब बताता है इसमें स्टूडेंट। जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन की एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। उर्वरता मतलब पहले हम उर्वरक समझेंगे। उर्वरक का मतलब ये होता है कि वैसे खाद्य पदार्थ जो किसी भी जो मिट्टी वगैरह उगाई जाती है, जो पौधों को उगाने के लिए सही रहता है। एक मिनट। उर्वरक वो होता है जो उर्वरक मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृदा होते हैं। जैसे आप कोई चीज़ उगाना चाहते हैं, जैसे मैं चावल उगाना चाहती हूँ, तो मैं एक पदार्थ लोगे, वो मिट्टी के अंदर मिलाओगे तो उससे काफ़ी अच्छी फसल उगती है, तो उसे उर्वरक बोला जाता है। उर्वरक कम हो रही है, चारागाहों की चारे खत्म हो रहे हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है। चारे खत्म हो रहे हैं, भंडार घट रहा है। जलाशय जो पानी वगैरह काफ़ी गंदे हो रहे हैं, उसमें भी काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हो रही है, उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। इसमें खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। देखो, अब अगर पानी ही साफ नहीं रहेगा, है ना, तो कितनी दिक्कतें आएगी, कितनी बीमारियां स्टार्ट होगी, है ना, वही सब है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों को 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। बताओ, हमारे जो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 की जो रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया 66.3 करोड़ जनता ऐसी है जिसको वो शुद्ध पानी नहीं है। बहुत से देश जो है, बहुत सी जगह है जहाँ पे पानी खरीदा जाता है ना, पानी उतना स्वच्छ होता है नहीं कि आप पानी पी लो। और यहाँ के नहीं होता, और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। ये इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं, क्योंकि पानी गंदा है। पर्यावरण अगर हम प्रदूषित करते हैं तो उससे हमें ही नुकसान होता है। जैसे दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना, तो उससे किसको सबसे ज़्यादा हानि है? मनुष्य की तो है, हम सभी को ये, क्योंकि पेड़ संबंधी दिक्कत हो रही है। पानी साफ नहीं है, तो पानी बेकार पानी अगर हम लोग पिएंगे तो वही शरीर में जाएगा, तो बीमारियां तो बढ़ेगी ना। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है। जो प्राकृतिक है वो वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है, जल चक्र। और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भी रहता है। जैव विविधता जो काफ़ी जीव जंतु ये सब होते हैं, क्योंकि देखो, अगर नदी साफ है, समुद्र साफ है ना, तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो वहाँ मछली वगैरह होगी वो भी सही रहेगी। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है, अब वनी मनुष्य काट रहे हैं और लोग विस्थापित हो रहे हैं, लोग मतलब काफ़ी गायब हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है, और इसका कारण, एक मिनट,
जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन प्रयासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। एक मिनट, समृद्ध मतलब भरपूर है, इतनी सारी प्रजाति है जैव की, है ना। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि पौधे काट रहे हैं, वन काट रहे हैं, उससे क्या होता है हमारी जो प्रजाति है वो भी कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इसमें पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि देखो जो ओजोन परत है, अगर वायु ही प्रदूषित हो जाएगी तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा मनुष्य को ही तो है। अब वो देखो, अब एक मनुष्य को क्यों है, क्योंकि फेफड़े संबंधित, क्योंकि हम नाक से ही सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ही जब इतनी प्रदूषित हो जाएगी तो कितने लोग बीमार होंगे और कितने बीमार होते भी है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण, समुद्र तटीय में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है। मध्यवर्ती मतलब जैसे ये समुद्र है, ये बीच का जो भाग है ये कहीं ना कहीं अभी भी स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी में क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। जो तटीय है, जैसे ये समुद्र है, ये तट है, ये तट है, यहाँ इधर का जो भाग है ना, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित है, क्योंकि जैसे यहाँ पे लोग हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मनुष्य है, ये तटीय को ज़्यादा गंदा कर रहा है ना। लेकिन बीच की तो जगह साफ रह सकती है, क्योंकि यहाँ तक तो मनुष्य इतनी जल्दी पहुँचते नहीं है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आएगी। जो इतने लोग बसे हुए हैं और अगर समुद्र ज़्यादा गंदा होता है तो ये भी जो जगह है वो भी गंदा हो जाएगा। पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा, एक मिनट, मसलों में निकाय ऐसे है, किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान, जैसे वैश्विक रूप से समाधान होना चाहिए इसमें, क्योंकि कोई भी एक देश अगर वैश्विक लेवल पे अगर वो करे कि ठीक है हम विश्व की वो कर लेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ कर देंगे, तो वो नहीं है। सभी देश को शामिल होना चाहिए। विकसित जो देश है वो थोड़ा ज़्यादा भाग करेगी, जो विकासशील है, विकासशील मतलब जो इतने विकसित नहीं है, जो इतने डेवलप नहीं है ना। विकसित जैसा अमेरिका वगैरह काफ़ी विकसित है तो वो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। ये सब अगर सब करेंगे, ठीक है, तो हमारा तो ही हवा वगैरह ये सब शुद्ध हो पाएगी। ये बताए इस मसले की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। इस मसलों में अधिकांश ऐसे है कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती है, ठीक है। इस वजह से मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले और भी गहरे राजनीतिक अर्थ में राजनीतिक है। पर्यावरण से जुड़े सरोकार का एक लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया। मतलब जो इतनी प्रदूषित हो रहा है वो 1960 से ही ज़्यादा हुआ है। वैश्विक मसलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के आदेशों की बड़ी खूबी से बताती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया जो बढ़ती जनसंख्या, जो पॉपुलेशन हो रही है हमारे देश में, उससे काफ़ी उसको विनाश होता है। संसाधनों का विनाश कैसे हो रहा है, जैसे मनुष्य है
है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा चीज़ें भी लगती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, है ना। और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख के वन काट रहे हैं कि शहर बनाओ शहर बनाओ शहर बनाओ, है ना, वही सब बताया गया कि बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण का वो विनाश हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन करवाए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। यही है कि इसमें सम्मेलन हुए हैं, इसमें और भी आंदोलन महत्व था, जैसे चिपको आंदोलन था, वो सब है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित का सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश थे, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये सम्मेलन हुआ था। हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, जो खुद से बनाए गए जो संगठन होते हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। वैश्विक राजनीति में एक दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप लिया। इस सम्मेलन में 5 साल पहले 1987 अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बटरलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट का नाम ही MCQ में आ सकता है। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक करते हैं बटरलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होगी। जो तौर तरीके वो टिकाऊ साबित नहीं होगी। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है। विश्व का दक्षिणी हिस्सा, मतलब ये विश्व है, ये जो हिस्सा होता है वो दक्षिण, ये होगा उत्तर, नॉर्थ, ये साउथ का है। औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध और गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ये है। यहाँ पे जो ये है, जो नॉर्थ का होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वायु की दिक्कतें है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित है कि, और जो दक्षिण है उसमें क्या है कि पर्यावरण की, मतलब संसाधनों को बचाया जाए, ठीक है, आर्थिक विकास पे है सबसे ज़्यादा दक्षिण जो देश है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध, वानिकी मतलब जंगल वगैरह, वन के जो संबंध होते हैं, जैव विविधता, जैविक इतनी सारी प्रजातियां, वो कितना हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से ही तो अगर ये नदी है ना, ये समुद्र है, अगर यही गंदे हो गए तो इसमें जो जैव हो गए, मतलब जो मछली वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती है वो तो मर ही जाएगी ना, वही बताया गया। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाई बनी रही है। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, आर्थिक वृद्धि का वो कैसा होना चाहिए, इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, इससे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया, क्योंकि पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, इसे टिकाऊ विकास कहा गया। लेकिन समस्या ये थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचक का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आर्थिक वृद्धि मतलब
आर्थिक रूप से सही हो, पर्यावरण का सुरक्षा, पर्यावरण मतलब सही से ना हो, कुछ लोग हैं उनका कहना ये है, कुछ देशों का। अब हम देखते हैं विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा क्या है? सबसे पहले जिसपे सभी का अधिकार है, जैसे चारगाह हो गई, नदी हो गई, समुद्र हो गए, इस पे कोई एक देश का नहीं है ना। अभी चारगाह है, यहाँ पे सबों का, ये समुद्र है, यहाँ पे हर कोई आ सकता है। ये तो है नहीं कि बस इंडिया वाले आ सकते हैं या अमेरिका वाले आ सकते हैं या कोई और आ सकता है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है। वो निजी संपदा होती है। जैसे आप हो, आपके फादर है या आपके जो भी है, जो पैसे कमाते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी लेंगे, है ना। ये हमने घर ले लिया तो वो हमारा निजी है, वो प्राइवेट है, वो कोई नहीं ले सकता। लेकिन जो विश्व की जो साझी संपदा जो चीज़ें होती है वो सबों की होती है। जैसे नदी, जल, ये सब जो है, जैसे पर्यावरण जो इसमें सुरक्षा की बात करी जा रही है, वो सबों की है। तो सभी देश को मिलकर काम करना चाहिए। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ये पूरे विश्व का अधिकार है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारगाह, मैदान, कुआं या नदी। चूल्हा, चारगाह, ये जैसे मैदान हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गई, इन सब पे। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से, क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। क्षेत्राधिकार जैसे ये भारत है, भारत की लाइन है ना, तो क्षेत्र यहाँ से बाहर होना, क्षेत्राधिकार से ही बाहर है, इसलिए उनका प्रबंधन साझी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा कहते हैं। जैसे बहुत चीज़ें हैं जो ना इंडिया में है, ना अमेरिका में है, ना देशों में है, लेकिन बाहर से, उसे वैश्विक संपदा कही जाती है। मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। वही जो वैश्विक जो संबंध है उसे मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल भी आता है। अंटार्कटिका वायुमंडल मतलब वो हवा वगैरह, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। वो ये किसी का नहीं है, किसी देश में की नहीं है, ठीक है। वायुमंडल, अब बताओ वायुमंडल किसी का है? वो किसी, जैसे भारत में ही वायुमंडल है या अमेरिका में ही है या फिर ब्रिटेन में ही, ऐसा तो नहीं है। वायुमंडल हर जगह है ना। समुद्री सतह होती है, बाहरी अंतरिक्ष ये भी है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिक संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायचार प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये ज़रूर याद कर लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप बना के लिख सकते हैं। प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिक पर्यावरणीय न्यायचार की पर्यावरण में न्यायचार होना चाहिए, ये 1991 में हो चुके थे। पारिस्थितिक से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या ये जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट, कहाँ है ये? इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है कि मतलब पर्यावरण कैसा हो रहा है। ओजोन की परत में छेद हुआ मतलब वायुमंडल कितना बेकार होते जा रहा है दिन पे दिन, है ना। अब हम देखेंगे साझी संपदा की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है, कि साझी तो है सबकी तो है लेकिन अलग अलग देश की जिम्मेदारी है। एक मिनट, इसका नीचे देखना है हमें, ये रहा। ओहो, एक मिनट, गलती हो गई। अब हम बात करते हैं। विश्व में पारिस्थितिक को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। जो विकसित देश हैं उनसे काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि वो लोग काफ़ी डेवलप होते हैं। और जो देखना, जो काफ़ी डेवलप देश वगैरह, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो पेड़ वगैरह उन्हें काट के बिल्डिंग वगैरह बना देंगे, है ना। जैसे अब गाँव है, ये शहर है, तो ज़्यादा डेवलप कौन है? शहर है। तो देखना गाँव में तो तब भी पेड़ पौधे, तालाब, ये सारी चीज़ें होती। गाँवों में सारी चीज़ें हैं, शहर में इतनी सारी चीज़ें होती है, नहीं होती। गांव वाले क्योंकि कृषि वगैरह करते हैं, लेकिन शहर वाले उतना नहीं करते, लेकिन डेवलप कौन है? शहर वाले। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जो ज़्यादा डेवलप, जो विकसित जो देश है, वो लोग ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं।
तो स्टूडेंट्स कहाँ पे थी मैं, यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर वह प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने चाहिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो विकसित देश है जो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं जिन जिन देशों ने, वो ज़्यादा जिम्मेदारी उठाए। जैसे अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे एक भाई बहन है ना, अब भाई बड़ा है बहन छोटी है, तो भाई ने कोई चीज़ फोड़ दी या घर में कोई चीज़ नुकसान कर दी तो उसकी तो जिम्मेदारी पड़ती है ना कि वो चीज़ें सही करे। अब बहन छोटी है, वो तो वो चीज़ करे ही नहीं है, तो उसकी है ही नहीं जिम्मेदारी। तो उसी तरीके से इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान करा है वो ही इसकी भरपाई सबसे ज़्यादा करे, ना कि वो कि जो प्रक्रिया से ही गुजर रहे हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजरे, और ज़रूरी है कि उन पर वह प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग, व्याख्या, मतलब कानून का निर्माण होना चाहिए, उसका प्रयोग, व्याख्या मतलब बताया जाना चाहिए, में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विकासशील देशों को की चीज़ें भी सुनी जाए, उनकी चीज़ें भी मानी जाए। सन 1900, ये इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार आता है, सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, कि विकसित देशों की अलग जिम्मेदारी है, विकासशील देशों की अलग जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि, और रियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार आता है, धरती के पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा सुरक्षा की जाए। संरक्षण मतलब बचाना होता है। संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुता की भावना से आपस में सहयोग करेगी। आपस में मतलब जैसे मिलकर काम करें, है ना। पृथ्वी के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है, जो कोई योगदान अलग कि अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी उठाई है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। विकसित देशों के समाजों को वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन है। प्रौद्योगिकी ज़्यादा है, वित्तीय मतलब पैसों की चीज़ें, पैसों के संसाधन ज़्यादा है। हम देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। विकसित देशों के लिए इसलिए इतना बोला गया है क्योंकि उन पे वित्तीय संसाधन, पैसों की चीज़ें ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो विकासशील देश है उसमें उतने पैसे की चीज़ें, मतलब पैसे के संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है। देखना आप अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, ये लोग ज़्यादा विकसित है, और अफ्रीका वगैरह, ये भारत वगैरह मतलब विकसित है, लेकिन विकासशील देशों में ही तो है अभी भी। तो वही बताया गया कि विकसित जो देश है वो थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाए। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भी कहा गया है जलवायु के परिवर्तन के लिए इस संधि को स्वीकार करने वाले देश क्या कर रही हूँ मैं करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपने हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेगी। इसमें जलवायु की सुरक्षा के ऊपर बात उठाई गई है इस संधि में। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय से भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का ही है। क्योंकि देखो ना आप, जो विकासशील देश है उनके पास उतनी चीज़ें है नहीं, जैसे जिस पर ज़्यादा वित्तीय संसाधन है वो ज़्यादातर पर्यावरण का नुकसान कर रहा है ना। क्योंकि मैंने आपको शहर और गांव का एग्जांपल दिया था। जैसे शहर में क्या है, शहर
ज़्यादा वित्तीय संसाधन वाले लोग होते हैं, ज़्यादा पैसों की चीज़ें मानो शहर में होती है, गाँव में कम होती है। तो गाँव वाले क्या होता है, वो लोग कृषि वगैरह जो करते हैं उसी से ही अनाज वगैरह भी खाते हैं, तो वो लोग फसल वगैरह पर्यावरण को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन शहर वाले उतने नहीं देते, उन पे और ऑप्शंस होता है। तो वही है कि विकसित जो देश है उन पे वित्तीय संसाधन ये सारी चीज़ें काफ़ी है, तो वो लोग ज़्यादा ये सारी चीज़ें करें। कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो भी सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा बेकार किसने करा है, विकसित देशों ने किया। ये बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से अलग रखा गया है। ये क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी बार आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ज़्यादातर आया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कैसा समझौता है? एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक लेवल पे है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये जो ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन को कम किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका ज़रूर है। अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है, मतलब सामान्य होना चाहिए ना, इसमें विश्व का तापमान बढ़ रहा है और धरती के जीवन के लिए ये बात बड़ी पल्लेकारी, क्योंकि तापमान अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मनुष्य के लिए काफ़ी मुसीबतें तो है, पल्लेकारी साबित है। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांतों तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल लंबा भी है और ये 3 मार्क्स में ज़्यादातर काफ़ी बार आया भी है। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक पर सहमति बनी। किन किन पे बनी है? ग्रीन हाउस गैस है ना, और क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में बताया गया है। साझी संपदा। साझी संपदा का अर्थ जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क ये है कि ऐसे संसाधनों की प्रकृति ऐसे संसाधनों की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। साझी संपदा मतलब वही ना, जैसे नदी, चारागाह, कि सभी का अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी समझदारी के भारत के ग्रामीण समुदाय ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किया है। निजीकरण, गहन खेती, आबादी की वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है। हर कोई प्राइवेट कर रहा है चीज़ें। देखना, जैसे ये ज़मीन है ना, हर कोई क्या वो करेगा कि ये ज़मीन खरीद लो। यहाँ पे पेड़ उगे हैं, पेड़ काट के घर बना दो, तो जो साझी संपदा है वो कहीं ना कहीं घट रही है ना, आबादी की वृद्धि से। पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट हो रही है। साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक ठाक उदाहरण है। कि जो पुरानी व्यवस्था थी वहाँ तो रखरखाव हुआ भी, लेकिन आज के टाइम में कितना कम हो रहा है। भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। ग्रामीण समुदाय ज़्यादा साझी संपदा का ध्यान देते हैं। कभी ये चीज़ आप देखना, ग्रामीण लोग मतलब गाँव वाले कितने ध्यान देते हैं। एक मिनट, पर्यावरण के मसले पर हमारे भारत का क्या पक्ष है, अब हम ये देखेंगे। भारत ने 2002 में क्योटो
प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। क्योटो प्रोटोकॉल में वो भारत, चीन और जो जितने भी जो विकासशील देश है उन्हें छूट इसलिए दी थी क्योंकि इनका इतना हाथ नहीं है इन सारी चीज़ों में कि इन्होंने एकदम नुकसान किया है, पर्यावरण का या औद्योगिकरण का एकदम नुकसान किया है, इसमें नहीं था, तो इन्हें काफ़ी छूट मिली है और विकासशील देशों को तो मिली ही है। औद्योगिकरण के दौर के मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएगी कि ये लोग भी काफ़ी नुकसान कर रही है। 2005 के जून में ग्रुप डी के देशों की बैठक हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आता है। भारत की ध्यान दिलाए विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर से कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है। भारत का क्या विचार है कि उत्सर्जन दर से कमी करने में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। ये भारत का पक्ष है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बताता है भारत हमारा। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की ही है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राज़ील, चीन, भारत नियमाचार की बाध्यता का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात पे ये UNFCCC के उसमें नियमाचार में बताया गया है, तो भारत का देखते भारत ने क्या पक्ष दिया है हमारे। भारत ने इस बात के खिलाफ है, इसका मानना है, मतलब भारत का मानना है उसका मानना है कि ये बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयत करना अनुचित भी है, अनुचित मतलब गलत भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति की आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था 0.9 टन था और 2023 तक 3.8 टन प्रति व्यक्ति बता रहे और अनुमान है कि 2030 तक की बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। भारत की सरकार जो है विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिए हैं कि अगर वाहन जैसे मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ये सब अगर वैसे ईंधन वाले अगर ना हो तो सही हो जाए चीज़ें, है ना। स्वच्छतर ईंधन की वो पर्यावरण को कोई हानि ना हो, वायु जिससे गंदा ना हो। 2001 में
संरक्षण अधिनियम पारित हुए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार आते भी और ये आते हैं। ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल के पहलकदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा भी दिया गया है। हाल ही में प्राकृतिक गैसों के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग के स्वच्छ कोयले होने चाहिए, प्राकृतिक गैस के उपयोग पर आधारित औद्योगिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि भारत की पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहे हैं कि जैसे ऊर्जा अधिनियम उठा लिया, प्राकृतिक स्वच्छ ईंधन कर रहा है, तो भारत में चीज़ें कर रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011 से 12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदित किया। पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन भारत ने भी किया। कार्यक्रमों में से भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन में एक पुनरावलोकन 1997 में किया था। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष ये था कि विकासशील देशों की रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा वित्तीय रियायती भारत की शर्तें थी। वित्तीय मतलब पैसों से जो संसाधन होते हैं वो है, तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मतलब वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे। कि मतलब भारत क्या बोल रहा है कि जो विकसित जो देश है वो ये सारी चीज़ें करें, तुरंत उपाय करें। विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धता को पूरा कर सके। भारत का ये भी मानना है कि दक्षिण सार्क का शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए, ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ बजनी हो सके। कि हर की राय एक ही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे पृथ्वी पर्यावरणीय आंदोलन एक या अनेक, मतलब कितने पर्यावरण आंदोलन हुए, एक हुए या फिर अनेक, या फिर मतलब एक से ज़्यादा हुए हैं। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की, हम उसके बारे में जान चुके कि भारत ने ये बोला और विकासशील देशों का ये है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से नहीं बल्कि विश्व की विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुए, बाकी स्थानीय स्तर पे ही है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण, ताकतवर सामाजिक आंदोलन ने शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए नए रूप जन्म लेते हैं। यह सामाजिक चेतना ही है कि समाज पे कैसा है या उन्हें खोजा जाता है। इस आंदोलन में नए विचार निकलते हैं। आंदोलन ने हमें दृष्टि दी है। एक मिनट, हम आंदोलन का पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको,
चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन जो हुए पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। वनों की कितनी कटाई है वो खतरनाक तरीके से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? इन सारे देशों में। खनिज उद्योग, मतलब खनिज पदार्थ जो उद्योग होते हैं, मतलब कोयला वगैरह या खाने वगैरह की चीज़ें, खाद्य पदार्थ भी होते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिण गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। अनेक देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब काफ़ी, मतलब जैसे ये भारत है तो इस पे काफ़ी राष्ट्र के लोग आके काम कर सकते हैं। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है। रसायनों को भरपूर उपयोग करता है। भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित भी करता है, क्योंकि ये जैसे बोट है, ये नदी है, अभी यहाँ से यहाँ जाएगी तो जो ये जलमार्ग होंगे वो प्रदूषित तो होंगे और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश भी करता है। वनस्पतियों का विनाश तो होता ही है, क्योंकि आप यहाँ के जो संसाधन है वो इस देश में दे रहे हो या इस देश में दे रहे हो, इस कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध भी हुआ। देखिए, जैसे कोई सा भी देश है, कोई सी भी चीज़ है, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। कहीं पे पानी की सुविधा अच्छी है ना, कहीं तेल अच्छा है, कहीं कुछ अच्छा है ना, लेकिन हर के पास एक चीज़ हो वो पॉसिबल नहीं है। हर के पास कोई ना कोई चीज़ है, इसलिए बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां वो खोलते हैं उसमें मुक्त व्यापार भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी, इन सबों को कहा जाता है। वो इसलिए खोला जाता है कि कोई भी देश हमारे देश में आके चीज़ें कर सके, क्योंकि वो जब संसाधन जो बेचेगा उसे हमारा भी तो फायदा होगा। जैसे भारत में जैसे पानी है, इतना है ना, अब कोई नदी भी है जो पाकिस्तान तक जाती है, वो आप कमेंट करिएगा कौन सी नदी है जो पाकिस्तान फिर वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान पर भी जाती है हमारी बहुत नदी। अब तेल है किसी देश का, वो भी आता है। कोई संसाधन है जो बाहर नहीं मिलता है, इंडिया के अंदर मिलता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए कि अच्छा ये इंडिया की चीज़ है, ये या फिर ये है। वही बताया गया है कि जो संसाधन होते हैं वो यहाँ से वहाँ पर भी जाते हैं, किसी देश के हमारे उसमें भी आते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहाँ कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया, क्योंकि काफ़ी लोग इसके विरोध भी है, इसलिए अभियान चलाया। इस कंपनी के विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति की मुखालफत की भावनाएं कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं कि जो बड़े बांध क्यों बनाए गए हैं। नदी के ऊपर बांध बना देते हैं ना कि यहाँ का पानी वहाँ ना आए हो, वही बताया गया। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों घाटियों की ज़्यादा टिकाऊ और न्यायसंगत न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1960 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। ये आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके प्रवर्ती वनों को बचाने का आंदोलन था। वनों जिससे बच सके, क्योंकि वन भी काफ़ी कटते हैं। ये वन और विजेपन की पैरोकारी करने वाला भी आंदोलन था, बांध विरोधी आंदोलन भी था। फिलहाल दक्षिण गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन भी चल रहे हैं। इन आंदोलन में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि नर्मदा पानी के लिए, नर्मदा नदी का जो पानी है वो प्रदूषित ना हो। इन आंदोलन ये बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी, पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानधर्मी है क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है। अहिंसा मतलब हिंसक तो वो होता है कि आप चीज़ें लेके, जैसे मार काट होता है। अहिंसा मतलब कि हिंसक ना हो, कि मार काट वगैरह ना हो, ऐसे ही आंदोलन हो, शांतिपूर्वक आंदोलन हो। ठीक है। संसाधनों की भू राजनीति, संसाधन, जो भी संसाधन है उसकी भूमि की राजनीति क्या क्या है वो देखिए। एक मिनट। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति के पश्चिम दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध, ताकत के संदर्भ में सोचा है। पश्चिमी जो दुनिया है वो लोग कैसे सोचते, व्यापारिक संबंध सोचते, युद्ध, ताकत, इन सब के बारे में काफ़ी सोचते। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था। समुद्री नौवहन मतलब समुद्र में जो जहाज वगैरह होता है वो किस पर है, इमारती की लकड़ियों पर आधारित है। इसलिए जहाज की शतीरों के लिए इमारती लकड़ियाँ की आपूर्ति 17वीं सदी की बाद के समय से प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता में आ रही है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खास तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया है कि तेल का कितना महत्व है। ये कब से उजागर हुआ, 17वीं सदी के बाद। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरीकों के कदम उठाए। सतत आपूर्ति मतलब फ्यूचर का सोचना, जैसे होता है ना, पानी बचाओ, ये सारी चीज़ें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेगी, वो ये कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन मतलब संसाधनों का मतलब पूरा माइंडलेस चीज़ें करना, कि मतलब संसाधनों को हम लोग संसाधनों का ही विनाश कर दें, वो है इसमें। दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों, एक मिनट समुद्री परिवहन, जहाज वगैरह, इन सब के जो मार्ग होते हैं उसके इर्द गिर्द सेना होती है। तैनाती महत्वपूर्ण संसाधनों की भंडारण है। संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरोकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों अपने हितसाधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के समर्थन देना शामिल है। क्या क्या शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगम, और ये जो समुद्री जो मार्ग होते हैं उस पर जो जहाज वगैरह है, और यहाँ पे जो संसाधन रखने की जो चीज़ें नहीं होती वो शामिल है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन के केंद्रीय सरकार ये था कि संसाधनों तक पहुंच आबाद रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, इस खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता ये भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूदा जो तेल है तथा दक्षिण और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूदा जो खनिज पदार्थ है, कोयला वगैरह, पर विकसित देशों के नियंत्रण बरकरार है। विकसित देश जो है वो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी नियंत्रण करते हैं, काफ़ी कंट्रोल करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में, सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकार को चिंता सताती है। वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। वैश्विक रणनीति में ये तेल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखना कितना खाना बनाओ, चीज़ें करो, हर चीज़ में ज़्यादातर तेल यूज़ है ही, इसलिए तेल की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और पानी की भी है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर निर्भर रही है।
एक मिनट। तेल पर निर्भर रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहे। तेल के साथ विपुल संबंध जरूरी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष भी छिड़ता है कि हमारी जगह तेल है, हमारी जगह तेल है इस साइड में। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। पेट्रोलियम जो है, ये बात पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया, जैसे ये एशिया है, ये मध्य हो गया, इधर पश्चिमी एशिया, ये सबसे स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। पश्चिमी एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। कितना परसेंट करवाता है? 30%। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण ये एकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। कि जब एकदम तेल की मांग होगी तो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के जो जगह है वो लोग वो कर सकते हैं, मतलब पूर्ति कर सकते हैं। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार की एक चौथाई हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा एक मिनट तेल उत्पादक देश है। इराक सबसे बड़ा वो तेल उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोज बनी अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का जो तेल है वो 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, भारत में इस तेल की खपत काफ़ी होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है। विश्व राजनीति के लिए पानी मैंने कहा ना, पानी, तेल, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, कि मतलब पानी तो है लेकिन साफ बहुत कम है। 66.8 मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बताया कि गंदा ही पानी है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा की मौजूदगी में नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा उसकी गुणवत्ता घटेगी। जल की काफ़ी गुणवत्ता घट रही है। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधन को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के हिंसक झड़पें हुए हैं। हिंसक रूप से है, मतलब मार काट वाली सिचुएशन में। इसका एक उदाहरण है 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश भी की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष भी होते रहते हैं। अब मूलवासी हम पढ़ेंगे। एक मिनट मूलवासी और उनके अधिकार क्या है। मूलवासी का पहले हम थोड़ा सा मतलब जानते हैं। मूलवासी का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी स्थान पर शुरुआत से रहता आया हो, उस स्थान को मूलवासी कहते हैं। जैसे आदिवासी कब से रहते हुए आए और वो लोग अपनी जो संस्कृति वगैरह वो किसी चीज़ के लिए चेंज नहीं करते, उसे बताया गया है मूलवासी। भारत में आदिवासी और अब हम बाकी देशों का भी देखेंगे। मूलवासी का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा भी दी थी। इन्हीं ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल्य के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए।
और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश के संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज, अपने खास सामाजिक आर्थिक डरे जीवन यापन करना पसंद है कि अपने अनुसार ही चलना पसंद करते, किसी और की चीजें मानना पसंद नहीं करते। फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में बस 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिली में मापुच नामक मूलवासी की संख्या कितनी? 10 लाख है। एक मिनट। बांग्लादेश के चंडगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। आदिवासी वही तो है कि किसी और की चीजें नहीं मानेंगे, अपनी अनुसार ही चलेगी। उत्तर अमेरिका मूलवासियों की संख्या 35 लाख है। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी कितने हैं? 50,000 के तादाद में है। और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। देख रहे हो कितने लाखों में लोग हैं मूलवासी है। दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। यानी कि हमें आवाज उठाते हैं। आदिवासी जो लोग हैं वो भी काफी आवाज अपने उठाते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है। विश्व राजनीति की में मूलवासियों की आवाज विश्व बरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है कि बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और हमने कहा ना आदिवासी लोग ही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र में बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पोलिनेशिया, मलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों ने से इनकी मांग है कि मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वासस्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूलवासी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से चलते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, अलग अलग जगह उस पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियां के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधन के एक आधार की हानि। कि भूमि की जो हानि होती है उसको क्या बताया गया है कि आर्थिक संसाधनों की ही ये एक हानि है। ये मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अगर पेड़ वगैरह ज़्यादा कट जाएंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे? आदिवासी लोग। वही बताया गया है। इस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही ना है। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजाति को छोड़ दे तो, क्योंकि बहुत जनजाति कैसे है, यहाँ रहेगी, जंगल में रह फिर छोड़ के दूसरे जंगल में चल जाएगी, वो है। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर होते हैं। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी वन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन बरतानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद जनजातीय समुदाय का सामना बाहरी लोगों से हुआ है। ब्रितानी औपनिवेशिक जब शासन हुआ तो इनका जो सामना है वो बाहरी लोग हैं उनसे भी हुआ, क्योंकि ये लोग हम लोग हैं उनसे काफ़ी अलग है देखा जाए तो। जंगल में जीवन यापन कर रहा है। अभी के टाइम में चीज़ें कितनी इम्प्रूव हो गई, लेकिन वो लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे, खेती पे ही है अभी भी निर्भर। तो हमसे वो लोग काफ़ी अलग है। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाजों से
इनका संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। तो ज़्यादा लाभ किसे मिला? देश के लोग हैं उन्हें मिल रहा है। जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय जो लोग हैं उन्हें नहीं मिला। वो लोग हैं उनसे अलग रहते हैं, तो उन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में ये समुदाय सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा ये लोग खोए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम जंगल ही काट रहे हैं, अगर हम चीज़ें कर रहे हैं, तो इनकी सबसे बड़ी हानि हो रही है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। काफ़ी टाइम से इन पे ध्यान थोड़ी दिया जाता था। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ भी रहा है कि संपर्क उनसे कैसे ना कैसे किया जाए, उनकी ज़रूरतें समझा जाए और उन पे काम किया जाए। इनके साझे अनुभव और सरोकारों को एक शक्ल मिली है। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परमार्शदेय परिषद का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी ये दर्जा दिया गया है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चले आंदोलन की चर्चा अब हम करेंगे, मूलवासी का। तो तो चलिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही इजी ह्यूमैनिटीज़ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।